हेलो गाइस। ये आपके विजन के मंथली करंट अफेयर्स का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिटी को डिस्कस किया था। ओके। ये पॉलिटी का जो पार्ट है, ये हमने फिर डिस्कस किया था। इसके शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने बनाए थे। ओके। ये फिर शॉर्ट नोट्स ये मैंने फिर बनाए थे। पहला लेक्चर आप फिर देख सकते हैं। ओके। आज फिर सेकंड लेक्चर है। तो आज हम लोग ये इंटरनेशनल रिलेशंस को भी कवर करेंगे। ओके। ओके। अच्छा, ये शुरू करने से पहले मैं फिर से जो इंट्रो था उसको शॉर्ट में फिर रिपीट कर दूं। ये मैं मैंने जैसा मैंने पहले लेक्चर में बताया था, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। ठीक है, मैं भी आपकी तरह एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। अकेले रहता हूँ और अकेले पढ़ाई करता हूँ। ओके। अभी मैंने इस साल यूपी पीसीएस का मेंस दिया है, और फिर 2023 में मैंने यूपीएससी का मेंस दिया था। तो मैं बस ये एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम लोग एक कम्युनिटी फिर डेवलप करेंगे, जिसमें कि हम लोग मंथली करंट अफेयर्स को फिर डिस्कस करेंगे। ओके। और मैं साथ ही साथ इसके फिर शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। आप चाहें तो आप भी फिर साथ ही साथ इसके फिर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग फिर शुरू करते हैं। आज देखते हैं, मतलब कोशिश रहेगी कि 1 घंटे में देखते हैं फिर कितना कवर हो पाता है। ओके। अगर अगर इंटरनेशनल रिलेशंस कवर हो गया, सो नेक्स्ट आई विल स्टार्ट मे बी सिक्योरिटी। ठीक है। फिर इकोनॉमी को अलग से करेंगे। ठीक है, वो फिर ज़्यादा एफर्ट लेता है तो उसको अलग से करेंगे। ठीक है। तो ठीक है। तो पहला टॉपिक है, इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम अनाउंस द कंक्लूजन ऑफ ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर 3 years ऑफ फॉर्मल टॉक्स। ठीक है। तो इंडिया और यूके के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ओके। इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ओके। अच्छा, एफ टी ए विल बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो इसके बारे में अच्छा, बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है कि जो पॉइंट्स फिर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हाँ, इसकी हेडिंग हम लोग ने नोट कर ली। उसके बाद है, बोथ कंट्रीज आल्सो एग्री टू नेगोशिएट अ रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। ये क्या है? डीसीसी इज ए टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इट विल सपोर्ट बिजनेसेस एंड ट्रेड by ensuring that employees moving between both countries and their employers will only be liable to pay social security contributions in one country at a time। ठीक है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये टर्म आप लोग फिर याद रखिएगा। ठीक है, टर्म आप लोग फिर याद रखिएगा। अच्छा देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में डबल कॉन्ट्रीब्यूशंस कन्वेंशन जोड़ दिया, बट इसकी डेफिनेशन मैं नहीं जोड़ूंगा। ठीक है, बिकॉज आई एक्सपेक्ट माई सेल्फ कि ये डेफिनेशन मुझे याद रहेगी, और अगर नहीं याद रहेगी तो मैं इस मेन डॉक्यूमेंट पे आके इसको मैं दोबारा देख लूँगा। ठीक है, बट अगर मैं डेफिनेशंस को ऐड करने जाऊँगा तो वो कहीं से भी फिर शॉर्ट नोट्स नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट ही रखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ की टर्म्स मेंशन करेंगे। ठीक है। तो फिर डीसीसी क्या है कि भाई जो बिजनेसेस और ट्रेड हैं, अ, जिनके अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो दोनों कंट्रीज़ में भी ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इंडिया और फिर यूके में। तो कोई भी कंपनी जो है, आ, वो जो सोशल सिक्योरिटी पे करेगी एम्प्लॉय को, वो एट ए टाइम किसी एक कंट्री में ही करे। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि कंपनी पे फिर डबल बर्डन पड़ जाए। ठीक है, इससे इंडिविजुअल का जो राइट है टू एक्सेस बेनिफिट्स, वो भी नहीं हैम्पर होगा, और कंपनी पे फिर डबल बर्डन भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है की हाईलाइट ऑफ इंडिया यूके एफटीए क्या है? ज़ीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस। ठीक है, इसको फिर देख लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स विल एंजॉय ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस टू यूके मार्केट, कवरिंग ऑलमोस्ट 100% ऑफ द ट्रेड वैल्यू।
On the other hand, India will cut levies on 90% of the British products sold in country. ठीक है, विद इन अ डेकेड 85% ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स सोल्ड विल बिकम टैरिफ फ्री इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो फिर ज़ीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस हो गया। ओके एंड ओके और जिसमें से 99% गुड्स हमारे फिर कवर हो जाएंगे। ठीक है, इंडिया 90% ब्रिटिश गुड्स पे टैरिफ को फिर रिड्यूस कर देगा और अगले एक साल में 85% ऑफ ब्रिटिश गुड्स जो इंडिया में आ रहे हैं वो फिर टैरिफ फ्री हो जाएंगे। अगला है ईजेज मोबिलिटी फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स। ठीक है, ठीक है, ये फिर जनरल बातें हैं, ये सब तो होता ही है। एम्बिशियस कमिटमेंट फ्रॉम यूके इन सर्विसेज सच एज आईटी, आईटीईएस, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है, आपका फिर जेनरिक स्टेटमेंट है। अलाउड पार्टिसिपेशन ऑफ यूके बिजनेसेस इन प्रोक्योरमेंट। ठीक है, ये भी फिर जेनरिक स्टेटमेंट। इसमें क्या है कि यूके बिजनेसेस विल बी एबल टू compete फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन प्रोक्योरमेंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज एंड स्टेट ओन एंटरप्राइजेस। ठीक है, जेनरिक पॉइंट है। ठीक है, कि वहाँ के जो बिजनेसेस हैं उनको हम प्रोक्योरमेंट में थोड़ी फिर सहूलियत देंगे। ठीक है, और मतलब है यूके को जो हमारा फिर सर्विस सेक्टर है उसमें उसकी भागीदारी बढ़ेगी और जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं उनकी मोबिलिटी यूके में जाने में, ठीक है, वो मतलब इंक्रीज होगी। तो ये तो फिर जेनरिक पॉइंट है, ये अगर ऑप्शन में आता भी है तो इसको हम लोग ये समझ ही जाएंगे कि हाँ अगर पार्टनरशिप हुई है तो ऐसा कुछ तो हुआ ही होगा। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज और ट्रेडिंग ब्लॉक्स दैट एग्री टू रिड्यूस और एलिमिनेट कस्टम टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि वो ये होता है कि अगर दो कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आती हैं तो वो अपने यहाँ पे जो फिर टैरिफ बैरियर्स होते हैं या आपके जो फिर कस्टम्स फिर ड्यूटी फिर चार्ज होती है उसको फिर रिड्यूस कर देते हैं। टैरिफ आपको पता ही होगा, आजकल ट्रम्प की वजह से काफ़ी फिर न्यूज़ में है। ठीक है, कि अगर कोई सामान बाहर से भारत में आता है तो सरकार उस पर एक टैरिफ लगाती है। ठीक है, टैरिफ क्यों लगाती है? क्योंकि ताकि जो यहाँ के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल कम ना हो जाए। ठीक है, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोन जो है वो अगर इंडिया में 10,000 का बिक रहा है और वही फ़ोन किसी बाहर की कंट्री में मान लो क्या कहते 8,000 का बन रहा है। ठीक है, अब वो फ़ोन अगर इंडिया आता है तो सरकार क्या करेगी कि उस पर 2,000 का टैरिफ लगा देगी। ठीक है, ताकि वो फ़ोन यहाँ पे जब आए मार्केट में तो वो भी 10,000 का बिके, ताकि ये कंपटीशन बना रहे। तो इसी टैरिफ्स को हटाने की बात होती है। ठीक है, तो जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो जो हमारे गुड्स होते हैं, ठीक है, या फिर सर्विसेज होती हैं, ठीक है, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उनमें हम टैरिफ्स को कम करते हैं। ठीक है, FTAs acts as an exception to the most favored nation principle of WTO। ठीक है, ऐसा कुछ एक आपका फिर WTO का मोस्ट फेवर्ड नेशन होता है। ओके, तो आ, उसमें फिर ये होता है कि मतलब उसमें भी कुछ शायद फिर सहूलियतें दी जाती हैं। जैसे इंडिया ने काफ़ी टाइम तक पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन माना था, बट बाद में उसको फिर हटा लिया। ठीक है, और अभी इंडिया ने पिछले कुछ सालों में 13 FTA साइन किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सब इनके साथ किए हैं। ओके, हायरकी ऑफ द ट्रेड एग्रीमेंट्स देखिए। तो अ, तो देखिए, सब मतलब ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं दो कंट्रीज़ के बीच वो कितने ज़्यादा डीप होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक होता है प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें हम कुछ गुड्स पे टैरिफ को रिड्यूस करते हैं। एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने यूके के साथ किया है, यहाँ हम काफ़ी सारे गुड्स पे टैरिफ को कम कर देते हैं। एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, CECA।
या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA, इसको आप चेक करेंगे, ये शायद इंडिया ने UAE के साथ फिर साइन किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एडिशनल एग्रीमेंट ऑन एरियाज लाइक रेगुलेटरी इशूज, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, डिस्प्यूट्स एटसेट्रा। ठीक है, ये होता है। फिर एक कस्टम यूनियन होता है। कस्टम यूनियन में क्या होता है, ज़ीरो ड्यूटी ट्रेड अमंग कंट्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर सारे जो टैरिफ्स हैं वो सब हटा लिए जाते हैं। कॉमन मार्केट होता है, मतलब फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, मतलब यहाँ से लेबर है और सामान है वो एकदम बहुत वो बढ़िया हो जाता है। ठीक है, उसमें कोई भी आपका चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक यूनियन, तो डीपेस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इतना तो खैर किसी कंट्री में नहीं होता है। ठीक है, कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी कॉमन हो जाएं और इंस्टीट्यूशंस भी कॉमन हो जाए, हर कंट्री अपना सेपरेट पॉलिसीज़ और इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करती है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि इंडिया और यूके का जो सेंट्रल बैंक है वो फिर सिमिलर हो जाए, वो तो फिर होगा नहीं। हमारा RBI है और उनका कुछ अपना होगा। तो ये है। बाकी ये CECA जो होता है इसके बारे में आप देखेंगे, ये मेरे ख्याल से अभी इंडिया ने फिर UAE के साथ साइन किया है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियाज़ अच्छा, अब इसमें से मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें प्रीलिम्स में पूछेगा। मतलब बेसिकली ये पूछ सकता है कि चलिए ठीक है, मैं ये डायग्राम यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अपने नोट्स में। ठीक है, छोटा हो गया काफ़ी, बट चलिए ठीक है। आ, या फिर देखते हैं, इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे नोट्स में आ जाएगा। ऑलराइट, इस तरह से आप भी नोट्स बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आपका भी थोड़ा फिर सही रहेगा। बाकी ये अब यहाँ पे देखिए, मैंने सिर्फ नाम को किया है, और ये इसके और इसमें क्या क्या होता है इसको मैं फिर याद रखूँगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है इसमें, आगे है इंडियाज़ एक्सपीरियंसेस विद FTA क्या है, ग्रोइंग ट्रेड इम्बैलेंस, इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू इट्स FTA पार्टनर्स इंक्रीज बाय 31% वाइल इट्स इम्पोर्ट्स इंक्रीज्ड बाय मतलब 82%। मतलब इंडिया ने जो अभी तक FTA साइन किए हैं उसमें इंडिया ने ये मतलब हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स तो उन कंट्रीज़ में जिनमें हमने FTA साइन किए हैं वो सिर्फ 31% बढ़ा है, और जबकि इम्पोर्ट्स है वो फिर ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इससे हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ जाता है। ठीक है, लो यूटिलाइजेशन, मतलब बेसिकली हम FTA का अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। Low utilization. India's FTA utilization remains very low, around 25%, while utilization for developed countries is between 70 to 80%. वही बात है कि हम अच्छे से FTA का यूटिलाइजेशन उठा नहीं पा रहे हैं। अगर हम किसी कंट्री के साथ FTA साइन कर रहे हैं तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए, बट एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ जा रही है, मतलब दूसरे कंट्री को फिर ज़्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है, ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटाबेस शोज दैट बिटवीन 2020 एंड 24 over 26,000 new restrictions related to trade and investment have been globally imposed. ठीक है, तो नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब ये हो गया, देखिए अब FTA साइन हो रहा है तो वहाँ तो हमने टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया, उस पर एक एग्रीमेंट तो बन गया। बट कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, मतलब इंटरनली कुछ और फिर बैरियर्स फिर ले आ रही हैं जो कि फिर ट्रेड होने में फिर दिक्कत दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 26,000 न्यू रेस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैव बीन ग्लोबली इम्पोज्ड। मतलब वो इंटरनली कुछ कोई आपका नया रूल, कोई आपका क्या कहते हैं नया फिर रेस्ट्रिक्शन ले आती हैं जिससे ट्रेड फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो तो इससे क्या होता है कि FTA साइन करने के बाद भी उसकी वैल्यू उतनी फिर नहीं रह जाती है। अनइक्वल कंपटीशन एग्जांपल, साउथ कोरिया एंड आसियान्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आउट परफॉर्म इंडियाज इन क्रिटिकल इंडस्ट्रीज सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है,
तो वही है। बाकी अगर हम इन कंट्रीज़ के साथ एफटीए साइन करते हैं और इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमसे आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होंगे और हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे। वही बात है। अदर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट एंड रूल्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है। क्या क्या रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है? जैसे देखिए, अगर हमने किसी कंट्री के साथ एफटीए साइन किया, ठीक है, तो उसमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई, मतलब सामने वाली कंट्री जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, वो हमारे कंट्री में जब आएगा तो हम उस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। बट मान लो वो कंट्री किसी और कंट्री से, किसी थर्ड कंट्री से कोई प्रोडक्ट एक्वायर करती है और फिर वो प्रोडक्ट हमें बेचती है, ठीक है, कम टैरिफ पे। तो ये तो एक तरह से फिर सही फिर नहीं है ना। ये काम जैसे फिर चाइना बहुत करती है। जैसे कि चाइना के कई सारे जो भी गुड्स हैं, वो हम मतलब क्या, इंडिया उस पर फिर रेस्ट्रिक्शन लगाती है कि ताकि इंडिया में उनके चीप गुड्स की फिर डंपिंग ना हो सके। तो फिर चाइना क्या करता है? चाइना उन्हीं गुड्स को दूसरे कंट्रीज़ को सेल करता है। मतलब क्या कहते हैं, ये उन कंट्रीज़ को जिनका इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशनशिप अच्छा है, तो अब उन कंट्रीज़ के थ्रू वो प्रोडक्ट यहाँ तक आ जाता है। तो इससे जो रूल्स ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, वो फिर वायलेट होता है। मतलब हमने तो सामने वाली कंट्री के साथ ही मतलब आपका एग्रीमेंट किया है ना कि भाई आपके कंट्री में जो प्रोड्यूस होगा वो उस पर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। बट अगर आप चाइना से खरीद रहे हो और फिर वो चीज़ हमको बेच रहे हो, तो इससे रूल्स ऑफ ओरिजिन वायलेट हो रहा है। ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, ये एक इशू है। ओके। देयर आर अदर पोटेंशियल गेन्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब यहाँ उन्होंने कुछ गेन्स बताए हैं कि भाई एफटीए से फ़ायदा क्या होता है। तो ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, वैल्यू एडेड लिंकेजेस होते हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्लो होता है। ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर क्या कहते हैं एफटीए होगा, तो अगर मतलब दो, जैसे कि हमारी कोई कंपनी है और बाहर की कोई कंपनी है, अगर उनके बीच कोलैबोरेशंस होगा, उनके प्रोडक्ट्स यहाँ आएंगे, हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ जाएंगे, ठीक है, और उस पर टैरिफ नहीं लगेगा, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी, ठीक है, तो उससे फिर हम सीख सकते हैं, यहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ जाएगी तो उससे फिर वो सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। वैल्यू एडेड लिंकेजेस होते हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एंड इम्प्रूव्ड एक्सेस टू ग्रेटर वैरायटी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। तो बेसिकली जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उन उनमें हमारा एक्सेस जो है वो फिर बढ़ता है। ठीक है, हमको फिर ज़्यादा मिलते हैं। तो ये उसके कुछ फ़ायदे हैं एफटीए के। बट जो फिर नुकसान है, जैसे आपका जो हमने पढ़ा कि फिर ग्लोबल आपका फिर ट्रेड इम्बैलेंस, ठीक है, लो लो यूटिलाइजेशन, नॉन टैरिफ बैरियर्स, अनइक्वल कंपटीशन। अब देखिए, अब प्रीलिम्स के लिए ये जो, मतलब यहाँ जो डेटा वेटा दिया है, ये सब फिर काम का नहीं है। बट ये कॉन्सेप्ट मतलब फिर काम का है कि हो सकता है एग्ज़ाम में एक फिर लाइन आ जाए कि इंडिया अपने मतलब क्या इंडिया जो एफटीए साइन कर रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है। और एक तरह से फिर ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है या फिर एक तरह से ट्रेड इम्बैलेंस बना हुआ है। तो इसको आप सही मानेंगे। ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हमको। ठीक है। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंडियाज एक्सपीरियंस विद एफटीए, ठीक है, क्या है, अगर मैं एक एक करके लिखूँ तो ग्रोइंग ट्रेड इम्बैलेंस, ठीक है, लो यूटिलाइजेशन, ठीक है, लो यूटिलाइजेशन अबाउट 25%, ओके, नॉन टैरिफ बैरियर्स है, ठीक है, कंट्रीज नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देती हैं जिससे जिससे ट्रेड में दिक्कत होती है। अनइक्वल कंपटीशन होता है, एग्जांपल साउथ कोरिया एंड आसियान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आउट परफॉर्म इंडिया। ठीक है, ये हम पे लगा सकते हैं, आउट परफॉर्म इंडिया। तो ये हम एक तो हम ये कर सकते हैं। बाकी बस ठीक है। और ये एक जो प्रॉब्लम है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन वाला जो इशू है,
ठीक है, रूल्स ऑफ ओरिजिन वाला जो इशू है ये एक है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ मतलब कि प्रॉब्लम्स हो गई। अगला क्या है, हाउ द इंडिया यूके एफटीए हेल्प शेयर फ्यूचर एफटीएस। तो स्विफ्ट नेगोशिएशन मतलब जो इंडिया यूके का जो एफटीए साइन हुआ है, ये आगे अगर हम कोई एफटीए साइन करेंगे तो उसके लिए कैसे बेनिफिशियल है। ठीक है, फिर स्विफ्ट, फिर नेगोशिएशंस। तो इंडिया यूरोपियन यूनियन नेगोशिएशंस हैव बीन इन प्रोसेस सिंस 2007। तो ठीक है, अब जैसे इंडिया यूके के साथ हमारा मतलब इंडिया और यूके के साथ हमारा एक एफटीए साइन हो गया है, तो हो सकता है कि अब जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा एफटीए साइन होना है, जिसकी जिसकी बात 2007 से चल रही है, अब हो सकता है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक है, सेफ गार्ड ऑफ सेंसिटिव सेक्टर्स। सेंसिटिव एग्री प्रोडक्ट्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा आर ऑन द एक्सक्लूजन लिस्ट। ठीक है, तो इनको एक्सक्लूजन लिस्ट में डाला गया है, क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बाहर के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि बहुत ही चीप दरों पे बनाए जाते हैं, वो इंडियन मार्केट में आए। तो जो अगर ऐसा होगा तो जो हमारे क्या लोकल कंपनीज है, जैसे कि पराग है, ज्ञान है, अमूल है, वगैरह वगैरह, ठीक है, तो इनकी सेल पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, और जो हमारे क्या कहते हैं, जो मतलब आज जो ऐसे फार्मर्स हैं या जो आपकी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं या जो फिर दूध का व्यापार करते हैं, तो वो जो छोटे छोटे किसान हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उनकी आमदनी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनको इंडिया जल्दी अलाउ नहीं करता है बाहर का कि वो इंडिया में आए। ठीक है, ऑल्सो सेंसिटिव इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक प्लास्टिक एक्सेट्रा हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द एक्सक्लूजन लिस्ट। ठीक है, तो प्लास्टिक्स वगैरह को हमने आने से यहाँ रोका है। उसके बाद है ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ ड्यूटीज। इंडिया यूके एफटीए, द फॉर्मर एग्रीड टू रिमूव ड्यूटीज ग्रेजुअली ओवर ए लॉन्गर पीरियड। तो इंडिया ने बेसिकली ये कहा है कि हम जो फिर ड्यूटीज, हम जो फिर टैरिफ कट करेंगे, वो एक साथ नहीं कर देंगे। ठीक है, हम उसको ग्रेजुअली करेंगे और धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, ताकि जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको मौका मिले, ठीक है, अपना जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करने का, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने का, ताकि जब यूके से चीपर गुड्स मतलब इंडियन मार्केट में आए तो वो उनसे कॉम्पीट कर सके। ठीक है, उसके बाद एम्फेसिस ऑन म्यूचुअल बेनिफिट्स। एग्जांपल, यूके कार मैन्युफैक्चरर्स विल बेनिफिट फ्रॉम ए कोटा दैट रिड्यूसेस टैरिफ फ्रॉम ओवर 100% टू 10%। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो यूके कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फिर फ़ायदा होगा, क्योंकि जो कार पे टैरिफ है वो आपका 100% से 10% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया यूके का जो आप मतलब आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उसका फिर एक फुल डिस्कशन हो गया। फिलिप्स पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक जितना मैंने लिखा है उतना ही बहुत है। ठीक है, इतना ही फिर पूछेगा। ठीक है, इंडिया एंड यूके अराउंड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, उसके बाद है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अब देखिए, पहले ये मैप देख लेते हैं। ठीक है, ये इंडिया है, ये फिर आपका जम्मू कश्मीर है, यहाँ ऊपर चाइना है, चाइना में कोई जगह है फिर काशगर। काशगर से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब कुछ नहीं, ये एक आपका रोड है बस। ठीक है, तो देखिए ये रोड यहाँ से चल रही है, उसके बाद कश्मीर से पास हो रही है। अब इस पे इंडिया ने मतलब अपनी आपत्ति दिखाई थी कि भाई ये रोड एक फिर डिस्प्यूटेड एरिया से पास हो रही है। उसके बाद ये रोड आती है आपका फिर गिलगित बाल्तिस्तान से पास होती है। गिलगित बाल्तिस्तान क्या है, ये जो कश्मीर का ये वाला हिस्सा है, यही फिर आपका गिलगित बाल्तिस्तान है। ठीक है, उसके बाद ये रोड आती है इस्लामाबाद, लाहौर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से होते हुए पंजाब सिंध पार करते हुए ये फिर गवादर पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आती है। तो अब यहाँ इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ चाइना पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एग्रीड टू एक्सटेंड द इंडिया पाकिस्तान टू एक्सटेंड द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टू अफगानिस्तान। ठीक है, तो उसका एक हिस्सा जो है ये अफगानिस्तान में भी जाएगा। ठीक है, सी पैक क्या है,
पहले तो बस ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, कि सीपेक को, कि सीपेक इज बीइंग एक्सटेंडेड टू अफगानिस्तान। ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई। ठीक है, इज बीइंग एक्सटेंडेड टू अफगानिस्तान, तो बोर्ड में कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो फिर सीपैक क्या है? सीपैक इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द BRI, लॉन्च इन 2015। देखो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपैक में लोगों को कंफ्यूजन होता है। देखो, बेल्ट एंड रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये चाइना का ही है, ठीक है, बट ये ऑल ओवर इंडिया है, सॉरी, ये आपका ऑल ओवर वर्ल्ड है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर अलग अलग कंट्रीज के पास जा रहा है, और वहाँ पे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बेसिकली रोड्स हैं, हाईवेज हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो वही अलग अलग कंट्रीज में जा रहा है, मतलब ये काम अफ्रीका में भी कर रहा है, सेंट्रल एशिया में भी कर रहा है, और भी कई जगह कर रहा है। ठीक है, तो इसी इनिशिएटिव के अंडर एक प्रोजेक्ट है सीपैक, जो ये पाकिस्तान के साथ कर रहा है। ठीक है, तो ये 2015 में लॉन्च हुआ था। इट इज़ द लिंक बिटवीन सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड द मैरी टाइम सिल्क रोड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आप याद रखो। ठीक है, अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसको फिर लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, द प्रोजेक्ट्स अंडर द सीपैक मेनली रिलेट टू एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिकली इस रोड, जो रोड है वो आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और क्या एनर्जी क्या है, बेसिकली इस रोड के अलोंग कुछ पे पावर प्लांट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद है, ठीक है, तो इसको फिर नोट कर लेते हैं कि एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर कोलैबोरेशन हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है द 3000 किलोमीटर्स ऑफ रोड रेलवेज एंड पाइपलाइन। अच्छा, इस रोड के अलोंग सिर्फ आपका रोड नहीं है, आपका फिर रेलवेज बन रहा है, और फिर पाइपलाइंस भी बन रही हैं। पाइपलाइंस मतलब वही आपका, मेरे ख्याल से फिर क्या कहते हैं, गैस पाइपलाइन या पेट्रोल वगैरह की पाइपलाइन होगी, जो भी है। तो द 3000 किलोमीटर ऑफ रोड्स रेलवेज एंड पाइपलाइंस आर इंटेंडेड टू ट्रांसपोर्ट ऑयल एंड गैस फ्रॉम पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट टू काशगार सिटी इन नॉर्थ वेस्ट चाइनाज जिंगजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन। ठीक है, ओके, तो अब ये 3000 किलोमीटर का रोड्स रेलवेज और पाइपलाइन जो हैं, ये यहाँ पे फिर ग्वादर से क्या करेगा, जो ऑयल को ट्रांसपोर्ट करेगा ऊपर ले जाएगा काशगर में। काशगर कहाँ है? चाइना में। चाइना के किस स्टेट में या फिर प्रोविंस में है? चाइना का एक कोई प्रोविंस है, ये फिर जिंगजियांग उइघुर ऑटोनॉमस रीजन। ठीक है, ये उनका एक प्रोविंस है। ठीक है, प्रोविंस मतलब स्टेट हो गया, और उसी की एक सिटी होगी काशगर। तो यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, आपका फिर गवादर से काशगर जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट, BRI प्रपोज्ड बाय चाइना इन 2013 टू इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी कोऑपरेशन ऑन ए ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्केल। ठीक है, BRI को ऑल्सो कहते हैं वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, इसको OBOR भी कहते हैं। ठीक है, इसको OBOR भी कहते हैं, इससे फिर कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे क्या कहते हैं, OBOR लिखा रहेगा, कहीं पे आपका भी आपका ये BRI लिखा रहेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, द बेल्ट। ठीक है, द ओवरलैंड बेल्ट लिंक चाइना टू सेंट्रल। ठीक है, ये तो फालतू है। न्यू मैरीटाइम सिल्क रोड, द मैरीटाइम रोड लिंक चाइना टू रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं है। ये बेसिकली बोल रहे हैं कि सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट क्या है। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट क्या है, इसी फिर BRI के अंदर एक इनिशिएटिव है। जैसे कि सीपैक है, वैसे एक आपका सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये चाइना को सेंट्रल और साउथ एशिया से और उसके बाद आगे फिर यूरोप तक, मतलब फिर लिंक करेगा। एक है आपका मैरीटाइम सिल्क रोड, तो ये क्या कर रहा है, ये चाइना को फिर साउथ ईस्ट एशिया,
ठीक है, जो हमारा ये फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, ये सब जो कंट्रीज़ है, यहाँ से फिर लिंक करेगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, इंडिया की कंसर्न क्या है? तो इंडिया का कंसर्न ये है कि पहला है आपका फिर जियो स्ट्रेटेजी। अब देखिए ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये सारे पॉइंट बेसिकली मेन से रिलेटेड है। ठीक है, बट मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। तो पहला आपका एक कंसर्न है इंडिया का फिर जियो स्ट्रेटेजिक। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया ना एक फिर चाबहार पोर्ट बना रहा है और एक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे नेट पे दिखाता हूँ। देखिए चाबहार पोर्ट कहाँ है, चाबहार पोर्ट। ठीक है, इमेजेस में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाऊं मैं कि कोई वो ना है, बैन वैन ना आ जाए। तो ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ये क्या कहते हैं, ईरान है। ठीक है, ईरान है। ईरान में देखिए ये लाल रंग का जो डॉट है, यही है पे चाबहार पोर्ट। तो इंडिया इस चाबहार पोर्ट में को फिर डेवलप कर रहा है। ठीक है, ताकि प्लान ये है कि यहाँ से अगर हमको अफगानिस्तान में ट्रेड करना हो और अफगानिस्तान के थ्रू हमको सेंट्रल एशिया में ट्रेड करना हो, तो इसी भी चाबहार को मतलब यहाँ पे गुजरात में एक पोर्ट है, उसका नाम है कांडला। तो कांडला से सामान जाए चाबहार और चाबहार से रोड के जरिए ये अफगानिस्तान तक जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिर चाबहार पोर्ट। अगर मैं आपको आ, ये दिखाऊं, क्या कहते हैं, इंडिया क्या कहाँ गया, हाँ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये भी बीच में फिर चर्चा में था। ठीक है, देखिए ये है प्लान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। तो अगर मैं इसमें दिखाऊं आपको, जो सब IAS वाईएस वालों का आता है, अ, चलिए इसी में देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए। ठीक है, तो देखो ये है प्लान क्या कहते हैं INSTC का, कि इंडिया से हम ये चाबहार पोर्ट के जरिए हम एंट्री लेंगे ईरान में, और यहाँ से रोड बनेगी जो हमको ये अजरबैजान के थ्रू फिर रशिया में ले जाएगी, और फिर रशिया से थ्रू हमको एक्सेस मिलेगा यूरोप का। ठीक है, और फिर वापस से ये हमारा फिर रिटर्न रूट हो जाएगा। ठीक है, पहले फिर मेडिटेरेनियन, उसके बाद यहाँ रेड सी, उसके बाद यहाँ पे वापस आ गए। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमारा एक विजन है। अभी इस पे कोई काम हम हो नहीं रहा है। ठीक है, बट ये हमारा एक विजन है। और अगर सीपेक बनता है, और अगर सीपेक पे बनता क्या है, अगर वो बनी रहा है, तो सीपेक जो है हमारे इन दोनों प्रोजेक्ट, ठीक है, एक आपका ये क्या कहते हैं INSTC जो हमारा विजन है, और दूसरा जो आपका फिर चाबहार पोर्ट के जरिए जो हम अफगानिस्तान में एंट्री पाना चाहते हैं, ये आपका दोनों के लिए एक भी चैलेंज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो फिर चाबहार पोर्ट और फिर गवादर पोर्ट ये बहुत बगल बगल में पड़ जाएगा, तो एक तरह का सिक्योरिटी इशू भी है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजिक एंड सर्कलमेंट। ठीक है, एंड सर्कलमेंट। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है, जिसमें ये कहा जा रहा है, जिसमें कि ये है कि चाइना कुछ मतलब आपका लोकेशंस, पोर्ट्स हैं या बेसेस हैं, वो एक्वायर कर रहा है इंडिया के नेबर्स में। ठीक है, क्या कहते हैं, इंडिया के नेबरहुड में। ठीक है, ताकि वो एक तरह से इंडिया को एनसर्किल कर सके। अगर इसका आप देखो तो श्रीलंका में एक हम्बन टोटा पोर्ट है, इसकी फिर लोकेशन आप देखना, ये चाइना को मिल चुका है। ठीक है, आई थिंक फिर ये फिर आपको फिर 99 साल की लीज पे मिल चुका है। ग्वादर पाकिस्तान वाला तो है ही। ठीक है, और फिर चिटगांग बांग्लादेश। ठीक है, तो इसको फिर आपका फिर सीपैक से लिंक करने की बात हो रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो इंडिया के आसपास ये जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, हम्बन टोटा, ग्वादर, चिटगांव, यहाँ पे अगर चाइना आ जाएगा, उसकी फिर प्रेजेंस आ जाएगी, उसकी फिर सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ आ जाएंगी, इंडिया के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वही हमारा फेक कंसर्न है। फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना एक्सिस।
तो वही है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना में क्लोजनेस बढ़ेगी तो हमारे लिए कहीं से वो मतलब वो अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो तालिबान की रजीम है, ठीक है, अगर उसको फिर चाइनीज़ फंड्स मिलेंगे और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस मिलेगा तो ये तालिबान की रजीम 90s के टाइम मतलब इंडिया के खिलाफ काफ़ी एक्टिव थी, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में। तो कहीं ये दोबारा ना हो जाए। ठीक है। तो उसका उसका एक है, तो उसका एक फिर कंसर्न है। ठीक है। उसके बाद अगर हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक देखें तो अगर आप देखें तो अफगानिस्तान में फिर लिथियम और फिर रेयर अर्थ रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो अगर सीपैक का एक्सटेंशन मतलब अफगानिस्तान तक पहुंचेगा, अगर एक पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना एक्सेस बनेगा तो इन सारे जो मिनरल्स हैं इनका एक्सेस चाइना तक पहुंचेगा और फिर इंडिया एक आपका स्ट्रेटेजिक फिर डिसएडवांटेज में होगा। ठीक है। तो यही सब हमारे कुछ कंसर्न्स हैं। अच्छा, क्या कहते हैं उसके बाद स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू काउंटर सीपैक क्या है? पहला तो फिर वही जो हम फिर चाबहार हम फिर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये जो जो क्या कहते INSTC है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया। एक है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये ना ये आपका 2023 में लॉन्च हुआ था। अभी जो फिर 2023 में जो फिर G20 की मीटिंग हुई थी मतलब इंडिया में, उसी दौरान इसको फिर लॉन्च किया गया था। ये क्या है? ये बेसिकली एक तरह का कॉरिडोर है जो कि अभी मैं इसकी इमेज नहीं दिखा रहा हूँ आपको, आप एक बार इसको खुद सर्च करना। बेसिकली वही है कि इंडिया से फिर सऊदी और सऊदी से रोड के ज़रिए हम जाएंगे इसराइल। उसके बाद इसराइल से आपका फिर सी के जरिए हम पहुंचेंगे इटली वगैरह और इटली से हम फिर यूरोप पहुंचेंगे। ठीक है। तो वो तो मतलब उसका फिर प्लान किया जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया मतलब इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है। तो कैसे जाएंगे हम? तो पहले हम जाएंगे वही आपका सऊदी अरेबिया UAE, उसके बाद जॉर्डन इसराइल, उसके बाद यूरोपियन यूनियन। ठीक है। हम मतलब क्या कहते हैं आपका सी से पहुंचेंगे सऊदी अरेबिया और UAE, वहाँ से रोड से पहुंचेंगे जॉर्डन और इसराइल, और वहाँ से रोड से पहुंचेंगे हम फिर यूरोपियन यूनियन। तो ये कॉरिडोर है जो अभी प्लान में है, बट ऑब्वियसली अभी क्या कहते इसराइल और ये गाज़ा की वॉर हो गई। ठीक है। और आपका रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, तो अभी इस पे कुछ खास काम हो नहीं रहा है। ठीक है। फिर एक क्वाड है। ठीक है। क्वाड में कौन कौन कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और US। ठीक है। तो इसमें हमने तो हमने इसको ज्वाइन किया है ताकि हम चाइना का जो बढ़ता इन्फ्लुएंस है इसको हम काउंटर कर सकें। ठीक है। तो ये सब है, ये सब मतलब काम जब इंडिया कर रहा है। ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया? 38 मिनट हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया टर्की रिलेशन, तो इंडिया टर्की रिलेशंस हैव वर्सेंड आफ्टर टर्की क्रिटिसाइज्ड इंडियाज काउंटर स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान फॉलोइंग द पहलगाम अटैक। तो आपको पता है कि इंडिया और टर्की का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है। टर्की इज़ वेरी क्लोज टू पाकिस्तान, तो बहुत अच्छा कुछ इफेक्ट चल नहीं रहा है। ठीक है। बेसिकली जो पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने जो मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था उसको फिर टर्की ने क्रिटिसाइज़ किया। उसके बाद मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्किश मेड सोनगार ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। तो ये नाम है, याद रखिए। ठीक है। ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर सोनगार ड्रोन्स यूज्ड बाय पाकिस्तान। तो बस ये इतना, बस ये फैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है। टर्किश मेड सोनगार ड्रोन्स, ये पता होना चाहिए कि दिस वाज यूज्ड बाय पाकिस्तान। फिर एक ऑपरेशन दोस्त क्या है? ऑपरेशन दोस्त अभी 2023 में लॉन्च किया था इंडिया ने। असल में टर्की सीरिया में अर्थक्वेक आया था, तो उसी का एक क्या कहते हैं मतलब ह्यूमैनिटेरियन आपका रिलीफ देने के लिए एक ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था। ठीक है। ऑपरेशन दोस्त के बारे में पता होना चाहिए। बाकी 1948 में आपका ये डिप्लोमेटिक टाइज बने थे। 1983 में एक आपका ये जॉइंट कमीशन बना था, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पीपल टू पीपल कनेक्ट में अगर देखा जाए तो इस समय लगभग 3000 इंडियंस हैं टर्की में, कोई बहुत बड़ा नहीं है।
ठीक है, और 3 लाख टूरिस्ट आपका विजिट किए थे टर्की 2023 में। ठीक है, थोड़ा बहुत है, ये सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद बायलैटरल ट्रेड हमारा फिर $10 बिलियन का है। ठीक है, अब इंडिया ये चीज़ें एक्सपोर्ट करता है और आपका ये चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट करता है, तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वाई टर्की मैटर्स फॉर इंडिया, कुछ खास मैटर वेटर करता नहीं है। बट जो हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ठीक है, उसमें टर्की का भी एक आपको रोल हो सकता है। ठीक है, इवन जो ये वाला कॉरिडोर है हमारा, कहाँ गया, ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसकी भी सक्सेस के लिए टर्की के साथ अच्छे रिलेशनशिप मतलब फिर ज़रूरी है, क्योंकि ये भी वहीं पड़ता है ना, मतलब कि अगर इसराइल जॉर्डन टर्की ये सब वहीं आसपास है। ठीक है, उसके बाद ये है कि भाई टर्की का अपने जो इमीडिएट नेबरहुड है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो एक इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है। ठीक है, तो अगर टर्की के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं तो वहाँ पे हमको मतलब उस एरिया में हमारे साथ रिलेशनशिप डेवलप करने में हमको फिर फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्या कहते हैं ग्लोबल फोरम्स की बात करें, तो टर्की ने एक बार किया था कि उसने सपोर्ट किया था इंडिया के बिड का फॉर परमानेंट सीट ऑन आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। बट अब बट अब इस समय रिलेशनशिप इतने फिर खराब हो चुके हैं कि आई डोंट थिंक कि ऐसा फिर दोबारा होगा। ठीक है, कंटेम्पररी चैलेंजेस क्या हैं, पहला क्या है, वही है फिर जो टर्की का मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट है जो कि फिर पाकिस्तान को है। टर्की इज़ पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर आफ्टर चाइना। ठीक है, तो ये फैक्ट हमको पता होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा फिर चैलेंज है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद टर्की सपोर्ट्स पाकिस्तान स्टैंड ऑन कश्मीर। उसके बाद जो इंडिया ने जो आपका मतलब आर्टिकल 370 जो आपका एब्रोगेट किया था, उसको भी उसने अपोज किया है। ठीक है, नैरेटिव डिस्टेबलाइजेशन, तो टर्की बैक सोशल मीडिया कैंपेन्स एंड डिजिटल कंटेंट ट्राई टू इंटरनेशनलाइज इंडियाज इंटरनल इश्यूज। ठीक है, तो सोशल मीडिया कैंपेन चलाता है वो आपका इंडिया के खिलाफ। उसके बाद एमर्जिंग टर्की अजरबैजान पाकिस्तान एक्सिस। ठीक है, टर्की एंड अजरबैजान कंडेम्ड इंडिया मतलब ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो टर्की अजरबैजान पाकिस्तान एक्सिस मतलब एक चीज़ है। ठीक है, अगर आप अजरबैजान और आर्मीनिया का इशू आपको आप इसके बारे में पढ़िएगा। ठीक है, एक है, मतलब मैं 2-3 चीज़ आपको बता रहा हूँ, एक अजरबैजान, एक आर्मीनिया, एक है आपका नगोर्नो काराबाग रीजन, और अभी एक आया है ट्रम्प पीस कॉरिडोर। ठीक है, ट्रम्प पीस कॉरिडोर, इसके बारे में पढ़िएगा। ठीक है, ये मतलब ये भी एक इशू है, emerging Turkey Pakistan Azerbaijan axis. Turkey and Pakistan are members together of the Baghdad Pact and the Central TT organization CENTO. The two countries were part of the, ठीक है, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक आपका इस्लामिक रेटोरिक और जो पैन इस्लामिज़म वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें टर्की और पाकिस्तान मतलब आपका क्या कहते हैं पे सेम साइड पे आते हैं। ठीक है, टर्की इज इवॉल्विंग पाकिस्तान सेंट्रिक टिल्ट। ठीक है, अब क्या हुआ है कि मतलब हिस्टोरिकली टर्की और इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे थे। ठीक है, बट आफ्टर 1947 टर्की ने भाई डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान पे ज़्यादा फोकस करेंगे ड्यू टू इस्लामिक आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद 1950s में टर्की और पाकिस्तान ने ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप और फिर सेंटो को फिर ज्वाइन किया टू टू काउंटर सोवियत इन्फ्लुएंस। ठीक है, और पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल किया टू गेन सपोर्ट अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, उसके बाद टर्की एंड पाकिस्तान साइंड ऑफ डीपनिंग डाइवर्सिफाइंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेरेशन इन 2025। तो 2025 में इन्होंने एक और डिक्लेरेशन मतलब आपका क्या कहते हैं एक और मतलब आपका एग्रीमेंट साइन किया है। अपोजिशन टू इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, 1998 में क्या हुआ था कि टर्की ने फिर क्रिटिसाइज़ किया था इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, और उसने उसने भी सपोर्ट किया था पाकिस्तान की एनर्जी मेंबरशिप। ठीक है, जो आई थिंक अभी तक पाकिस्तान को मिली नहीं है, या मैं क्या श्योर नहीं हूँ।
ठीक है, इसको फिर देखना पड़ेगा पाकिस्तान को एनर्जी मेंबरशिप मिली है कि नहीं अभी तक। कि अगर इंडिया को तो मिल गई थी, बट आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान को मिली है कि नहीं। ठीक है। अगला क्या है कि कंसर्न्स रेज बाय इंडिया ओवर आईएमएफ लेंडिंग टू पाकिस्तान। अब आपको पता है कि आईएमएफ अक्सर पाकिस्तान को पैसे देता रहता है। ठीक है। तो अभी उनको, अभी मेरे ख्याल से आजकल की न्यूज़ है, उसने फिर से कहा है कि पाकिस्तान को कुछ $1 बिलियन हम देंगे। ठीक है। तो आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंप्लीटेड द फर्स्ट रिव्यू ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम सपोर्टेड बाय द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ईईएफ एग्रीमेंट। अब देखो क्या है ना, यहाँ पे दो तीन चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। एक तो ये है कि एक चीज़ होती है आईएमएफ में जिसको कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है। बेसिकली ये क्या कहते हैं, क्या होता है, तो देखो हर कंट्री का आईएमएफ में ये क्या कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। ठीक है। आ, तो ये कैसा राइट होता है, इस राइट के थ्रू हर कंट्री का कोटा अलग अलग होता है, का उसका शेयर अलग अलग होता है, बट उसके थ्रू हर कंट्री कुछ अमाउंट मतलब आईएमएफ से लोन पे ले सकता है। और आईएमएफ उसके बदले क्या करती है, उस कंट्री को कहती है कि भैया फला फला इकोनॉमिक रिफॉर्म करो। ठीक है। तो पाकिस्तान इसी का इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो अगर आप देखो तो है कि आईएमएफ अलाउड डिसबर्समेंट ऑफ अराउंड $1 बिलियन। ठीक है, अंडर ईईएफ। ठीक है, अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट। ठीक है। और ईईएफ क्या होता है, इट असिस्ट कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग सीरियस पेमेंट इम्बैलेंसेस बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल, तो मतलब क्या इम्पेडिमेंट्स और स्लो एंड ग्रोथ एंड इनहेरेंटली वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। अब देखो बेसिकली क्या है कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, तो वो ईईएफ फैसिलिटी का यूज़ कर सकता है। ठीक है। और ईईएफ फैसिलिटी के अंदर जो भी उसके स्पेशल ड्राइंग राइट्स होंगे, मतलब उसका जितना कोटा होगा उतना उसको पैसा मिल सकता है। भाई इतना ही बस समझना है। ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन ख़राब है तो वो ईईएफ फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। और इसके अंडर उस कंट्री के जो भी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उसका भी जो भी कोटा बनता होगा उतना पैसा वो ले सकता है। ठीक है। और उतना वो जब पैसा लेगा तो उसको कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने होंगे। बस यही चीज़ है। ठीक है। तो तो इस फैसिलिटी के अंदर पाकिस्तान को $1 बिलियन आपका फिर दिया गया। ठीक है। और एंड इट ऑल्सो अप्रूव्ड फिर लैंडिंग ऑफ $1.4 बिलियन अंडर द रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी लैंडिंग प्रोग्राम। ठीक है। तो अब वही चीज़ है, तो एक और यहाँ पे कोई प्रोग्राम है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। ठीक है, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। तो इसके तहत भी कंट्रीज़ को लोन मिल जाता है। तो वही लोन का इस्तेमाल करके, मतलब इसी फैसिलिटी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को $1.4 बिलियन मिल गया। अब देखिए प्रीलिम्स में क्या पूछेगा, प्रीलिम्स में आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये पाकिस्तान को कितना पैसा मिला, बट ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, कि ईईएफ क्या होता है। जैसे यहाँ मैं अगर आईएमएफ की बात करूँ, आईएमएफ, तो ईईएफ क्या होता है ये फिर पता होना चाहिए। ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है। और एक और चीज़ होती है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, ये पता होना चाहिए। ठीक है। अभी मैंने आपको बोल के फिर समझाया है। अभी क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक क्या कहते हैं शॉर्ट नोट्स में प्रॉपर मैं बना लूँगा, उसके बाद मैं उससे आपको फिर पढ़ा दूँगा। ठीक है। पढ़ा नहीं दूंगा, मतलब हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आईएमएफ के बारे में क्या है, तो आईएमएफ मतलब 1944 में बना था। ठीक है। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कहते हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। आई थिंक अभी यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में यही लाइन पूछी है, आई थिंक पूछी है, इसी में पूछी है या
इसी आपका यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू में पूछा था। बट इनको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं नोट कर लेता हूँ, आईएमएफ, ठीक है, 1944 में बना था। और आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इसको क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ठीक है। बेसिकली एक आपका ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्हीं के, तो उसी कॉन्फ्रेंस के फिर रिजल्ट में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आए थे, इसीलिए उसको ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब इसका मैंडेट क्या है, तो भाई ठीक है, आपका फिर जेनरिक बातें हैं कि ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करो, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन्स दो कंट्री को जो पाकिस्तान को अपना मिलता रहता है, और टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग दो, ताकि फिर गवर्नमेंट जो है वो बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। मेंबरशिप अगर देखें तो इंडिया एक आपका मेंबर है, और क्या कहते हैं 191 कंट्रीज़ इसकी मेंबर है, और क्या कहते इंडिया भी एक मेंबर है, ठीक है। बाकी ये सब अच्छा, अच्छा इंडिया का अगर आप कोटा देखें तो इंडिया का जो कोटा है वहाँ पे वो 2.75% है, ठीक है। बाकी लेकिन अगर यूएस का कोटा देखें तो अबाउट 17% है, ठीक है। ये आपका 17% है, ओके। अच्छा, इनकी कुछ आपकी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और फिर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सब बेसिकली प्रीलिम्स में मतलब यूपीएससी में तो नहीं पूछता, बट यूपीपीसीएस में पूछ लेता है कि क्या कहते फला फला रिपोर्ट जो है वो है कौन मतलब क्या कहते कौन रिलीज करता है, ठीक है। तो इंडिया का कोटा देख लेते हैं, इंडिया कोटा जो है वो 2.75% है, ठीक। और उसके बाद है की लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आईएमएफ फंड। तो ये बेसिकली कुछ वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि जनरल रिसोर्सेज अकाउंट, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, और फिर रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब मुझे लगता है कि ये इतना डिटेल में हम लोग को जाने की ज़रूरत है पहले पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये नाम अगर फिर आपको याद रहे, चलिए ठीक है। फिर आपका फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। लैंडिंग ऑन नॉन कंसेशनल टर्म्स थ्रू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान मैकेनिज्म, एम क्या है, टू रिजॉल्व ए कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, ठीक है भाई। कंट्री में कोई आपकी दिक्कत आई है तो हम इससे हम दे सकते हैं, ठीक है। पोवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, ठीक है। तो अगर कोई लो इनकम कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे आपका क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट क्या है, टू बिल्ड रेजिलियंस टू एक्सटर्नल शॉक्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। अब आपको पता होगा कि पाकिस्तान में बेसिकली क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या कहते हैं फ्लड्स वगैरह आती हैं, जिसमें आपको पता होगा। उसी का उसने इस्तेमाल किया होगा कि भाई ठीक है हमारे यहाँ ये सब आ रहा है, दिक्कत हो रही है, उसको तुमको पैसा दे देंगे, वही चीज़ें हैं। उसके बाद कंसर्न रेज्ड बाय इंडिया ओवर ओवर क्या कहते आईएमएफ, मतलब जो आपका लैंडिंग है तो वही है, मिस यूज़ ऑफ फंड है, आप पैसा दोगे तो वो आपका टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में उसको यूज़ करेगा। रोल ऑफ मिलिट्री, ठीक है, वही आप पैसा दोगे तो वहाँ पे वो अपनी मिलिट्री में उसको इस्तेमाल करेगा। और मिलिट्री का बहुत ज़्यादा रोल है आपका क्या क्या इकोनॉमिक मैटर्स में, तो वो एक कंसर्न है, ठीक है। अंडरमाइनिंग है ग्लोबल वैल्यूज, ठीक है। लैंडिंग कुड बी सीन एज ए रिवॉर्ड टू कंट्रीज दैट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म लिंक टू प्रॉक्सी वॉरफेयर, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इससे भाई जो आपका फिर दूसरी कंट्रीज़ हैं जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हैं, उनको भाई लगेगा ठीक है भाई, हम क्या कहते हैं कर लेते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में हम पैसा खर्च कर देते हैं, बाकी कोई दिक्कत हुई तो क्या कहते आईएमएफ तो है ही, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ आईएमएफ रिसोर्सेज। अब क्या है ना, पाकिस्तान आई थिंक 25-30 बार आईएमएफ के पास जा चुका है, तो इससे तो इससे क्या होता है, खूब सारा डेट उस पर आ चुका है,
ठीक है। अब जब डेट आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है, तो उससे आपका डेट को पे कर नहीं पाता है, डेट को पे नहीं कर पाता है, तो फिर से IMF के पास चला जाता है। तो वो एक नेवर एंडिंग साइकिल बन चुका है। तो देखो यहाँ लिखा है कि पाकिस्तान को 1989 से अगर हम काउंट करें तो पिछले 35 साल में 28 साल वो आपका गया है कि अगर IMF से पैसे लेने। ठीक है। तो ये सब दिक्कतें हैं। अदर की चैलेंजेस क्या है कि इनफेक्टिव वोटिंग प्रोसेस, देयर इज नो प्रोविजन टू वोट अगेंस्ट अ लोन और प्रपोजल। मतलब आप किसी वोट, मतलब किसी लोन या प्रपोजल के अगेंस्ट आप नहीं वोट कर सकते। ठीक है। अनडेमोक्रेटिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटिंग पावर इज बेस्ड ऑन कोटा। ठीक है। तो भाई जिस कंट्री का कोटा ज़्यादा है, ठीक है, और कोटा कैसे डिसाइड होता है? बेसिकली ये डिसाइड होता है कि आपकी करेंसी कितनी स्ट्रांग है, आप कितना फिर डोनेशन देते हो, इससे आपका फिर डिसाइड होता है। ठीक है। ये जैसे इंडिया का कोटा 2.75%, इसके बारे में डिटेल हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा ना कि इंडिया का 2.75% है और US का 17% है, तो उसका थोड़ा डिटेल भी हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, कि मतलब कोटा सिस्टम एग्जैक्टली कैसे डिफाइन होता है। और उसके बाद है, हाँ, क्या 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 आपका ये इनएफेक्टिव इवैल्यूएशन प्रोसेस, मतलब IMF established an independent evaluation office in 2001 to evaluate various aspects of IMF performance. However, although IEO is being positioned as independent, but it is governed and financed directly by IMF. ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली IMF की जो इनर फंक्शनिंग है उसका इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके बाद ये भी है, क्या कहते हैं, वेरीड सक्सेस क्या है। यहाँ पे क्या है कि भाई क्या होता है कि जो बेसिकली जो क्या कहते हैं IMF कहता है कि ये फला फला रिफॉर्म करो और ये लो पैसा, तो उससे क्या होता है, कंट्रीज शॉर्ट टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो ले आती हैं कंट्री में, बट उससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म पॉवर्टी और मतलब बढ़ती है, और जो सोशल स्पेंडिंग है वो आपका क्या कहते हैं कम हो जाती है। ठीक है। और फिर सोशल स्पेंडिंग से आपका फिर क्या मतलब है, मतलब कि जो सरकार खर्च करती है लोगों के लिए, तो उसमें फिर थोड़ी फिर कमी आ जाती है। ठीक है। बस यही सब है। बाकी देखिए, अब देखिए इतना बड़ा था ना, अब इसमें देखिए पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यही सब जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है इन्हीं को हमको फिर ध्यान में रखना है। ठीक है। इनका मैं अच्छे से फिर डेफिनेशन आपको कल बता दूंगा, ताकि मतलब ठीक है, ताकि वो फिर ब्रेन में रहे। ठीक है। और बाकी जो क्या कहते हैं कोटा सिस्टम कैसे डिफाइन होता है उसका मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। बाकी और इस पर फिर दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है आपका यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल 2025 कंक्लूडेड इन बर्लिन जर्मनी। अभी आपसे नहीं पूछेगा कि कहाँ हुआ। ठीक है। द मीटिंग coincided with the 10th year anniversary of the 250 न्यूयॉर्क समिट ऑन पीस कीपिंग। ठीक है। एट द मिनिस्टेरियल इंडिया प्लेस्ड क्विक रिएक्शन फोर्स कंपनी, वन वुमेन लेड पुलिस यूनिट, अ स्वॉट पुलिस यूनिट एंड पीस कीपिंग ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पार्टनरशिप। देखिए क्या होता है ना कि यूनाइटेड नेशंस की कुछ पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं। ठीक है। अब जिन कंट्रीज़ में, खासकर ये अफ्रीका में ज़्यादा होता है कि जिन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा ये इंटरनल टेंशन्स हैं, वायलेंस हो रहे हैं, और वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस उसको कंट्रोल उतना नहीं कर पाती हैं, तो UN क्या करता है कि बाकी कंट्रीज से आपका ये रिक्वेस्ट करता है कि भाई अपनी सेना की कुछ मतलब लोगों को एज अ पीस कीपिंग फोर्स वहाँ भेजो। तो इनका काम होता है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को बस क्या कहते हैं फिर बनाए रखना। ये वहाँ पे फिर क्या कहते हैं आपका ये फिर लड़ाई लड़ने नहीं जाती है। ठीक है। तो इंडिया जो है वो आई थिंक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सनल जो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है एज पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है। तो UN peacekeepers are also known as blue helmets, as they use blue helmets while carrying out peacekeeping missions around the world. इन 2023 इंडिया रिसीव द यूएन हाईएस्ट पीस कीपिंग ऑनर, ठीक है, जो भी इसका नाम है, मेडल पोस्टमसली अवॉर्डेड टू इंडियन पीस कीपर्स। ठीक है। वही मैं कह रहा था ना कि इंडिया इसमें काफ़ी अच्छा करता है।
ठीक है, पीस कीपिंग मिशंस उसके फिर अच्छे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग तो बिगैन इन 1948 विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन, जो भी है आपका टीएसओ इन द मिडिल ईस्ट टू मॉनिटर सीज फायर्स। उसके बाद है कैसे ये आपकी डिप्लॉय होती हैं, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रोवाइड्स मैंडेट्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है कंसेंट, लगता है मतलब कंट्री अपने आप परमिशन दे तभी वहाँ पे वो पीस कीपिंग फोर्स जाएगी। ठीक है, फोर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। ठीक है, उसके बाद है फिर डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद करेंटली क्या कहते हैं 11 पीस कीपिंग मिशंस हैं। कहाँ कहाँ पे, वेस्टर्न सहारा, गोलान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यही है। ठीक है, तो यही सब है। उसके बाद है कैपस्टोन डॉक्ट्रिन, तो इट सेट्स आउट गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन पीस क्या कहते हैं ऑपरेशंस। और उसके बाद है फिर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट डॉक्ट्राइन, इट एम्बॉडीज पॉलिटिकल कमिटमेंट टू एंड द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड परसिक्यूशन। अब देखो क्या है ना, यहाँ मैं क्या याद रखूंगा, तो बहुत कुछ बता दिया। मैं बस याद रखूंगा कि ये यूएन पीस कीपिंग जो है इट बिगैन इन 1948, नंबर एक। ठीक है, उसके बाद है एक आपका यूएन टीएसओ बना था, यूएन टीएसओ। ठीक है, 1948 में बना था। इसका काम था कि जो सीज फायर्स हुए हैं उनको फिर क्या कहते हैं मॉनिटर करना। ठीक है, उसके बाद अब कौन डिसाइड करता है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स जाएंगी, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रोवाइड्स मैंडेट्स टू मिशन। ठीक है, मैंडेट्स मतलब मैंडेट्स का मतलब होता है कि जो उनका आपका मिशन ऑब्जेक्टिव है, तो वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अपना मिल के डिसाइड करता है। ठीक है, कि भाई कहाँ कहाँ ये जाएंगी। उसके बाद कंसेंट होता है। ठीक है, और इम्पार्शियलिटी होती है और नॉन यूज़ ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद एक डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस है यूएन में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 11 पीस कीपिंग मिशंस है इस समय, 11 पीस कीपिंग मिशंस है। ठीक है, और उसके बाद है इसको फिर नोबेल पीस प्राइज मिला था 1988 में। किसको मिला था, आपका क्या कहते यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है, इसको फिर नोबेल पीस प्राइज मिला था 1988 में। एक है आपका कैपस्टोन डॉक्ट्राइन। ठीक है, कैपस्टोन डॉक्ट्राइन, ये क्या बोलता है, ये आपका कहता है कि ये आपका इट सेट्स आउट गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन पीस ऑपरेशंस। ठीक है, तो एक आपका कैपस्टोन डॉक्ट्राइन है जिसको ये जो पीस कीपिंग मिशन में जो फोर्सेस होती है वो उसको फॉलो करती है। और एक है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट डॉक्ट्राइन। ठीक है, ये तो ये एक आपका डॉक्ट्राइन है, मतलब एग्जाम में ये पूछ सकता है कि कैपस्टोन डॉक्ट्राइन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका यूएन पीस कीपिंग से रिलेटेड है। अगर अगर क्या इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखें, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 2.9 लाख पीस कीपर्स सर्विंग इन मोर देन 50 यूएन मिशंस। इट इज़ करेंटली द फोर्थ लार्जेस्ट troop contributing nation after Nepal, Rwanda and Bangladesh. It played a key role in Korean War, क्या कहते हैं आर्मिस्टाइज। तो क्या कहते हैं आर्मिस्टाइज मतलब यही होता है कि एक तरह से फिर सीज फायर मान लीजिए। ठीक है, तो और इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय ऑल वीमेन फॉर्म्ड पुलिस यूनिट इन 2007, कहाँ पे, लाइबेरिया में। तो यहाँ मैं क्या याद रखूँगा, यहाँ मैं याद रखूँगा कि एक तो ये फोर्थ लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशन है इंडिया। ठीक है, इंडिया इज, ठीक है, इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूशन नेशन, अराउंड 2.9 लाख। ओके, ये मैं याद रखूँगा। और मैं अगला याद रखूंगा कि इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय ऑल विमेन फॉर्म पुलिस फोर्स इन लाइबेरिया। ठीक है, ये मैं फिर याद रखूंगा।
अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपकी चैलेंजेस क्या हैं कि ऑब्वियसली टारगेटिंग पीस कीपर्स। ठीक है, क्या होता है कि जो पीस कीपर्स हैं, जो आपके वहाँ ट्रूप्स हैं, तो उन पे अटैक हो जाता है। अपोजिशन फ्रॉम होस्ट कंट्री, जो जो क्या कहते हैं होस्ट कंट्रीज़ हैं, वो आपका खुद कभी कभी अपोज करती है कि भाई नहीं, हमको नहीं चाहिए। ठीक है। क्रेडिबिलिटी इश्यूज, तो क्या हुआ, कभी कभी ये फेल हो जाती थी, मतलब कभी कभी ये आपका आपका आप फेल हो जाती हैं। जैसे कि दे फेल टू प्रिवेंट जेनोसाइड इन रवांडा, जो भी है। उसके बाद चेंजिंग नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, तो राइज इन कॉन्फ्लिक्ट्स, इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स रादर देन इंटर स्टेट। ठीक है। तो अब बेसिकली वो कॉन्फ्लिक्ट्स का नेचर, जो भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनका नेचर इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि पीस कीपिंग फोर्सेस का ज़्यादा अपना यूज़ रह नहीं गया है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इनके फिर डिप्लॉयमेंट से क्या होता है कि एक आपका फिर रेस्ट्रिक्शन आ जाता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे। दूसरा फिर डिले हो जाता है पॉलिटिकल सोल्यूशंस में। ठीक है। कि भाई जब तक वहाँ पीस कीपिंग फोर्स है, सब कुछ वहाँ पे स्थिर रहता है, कोई किसी से बात नहीं करता, ज़्यादा आपका मूवमेंट नहीं होता है, तो पॉलिटिकल सोल्यूशन कुछ आपका वहाँ पे फिर निकल ही नहीं पाता है। ये एक दिक्कत हो जाती है। ठीक है। फिर एक आपका आया था फिर ब्राह्मणी रिपोर्ट 2000, और एक आपका आया था एंड यूएन हाई लेवल इंडिपेंडेंट पैनल कोई बना था 2015 में। ठीक है। तो इसने कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह दी होंगी, तो इसी को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। ठीक है। आई डोंट थिंक कि मतलब उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। न्यूज इन शॉर्ट कहते हैं, तो आपका क्या कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है। अ, आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका बैंक है, ये आपका क्या कहते हैं जो ब्रिक्स है, मतलब आपका ये उसका बैंक है। और अल्जीरिया इसका फिर नाइन्थ मेंबर बन गया है। ठीक है। ये आपका 2015 में बनाया गया था बाई आप क्या कहते हैं ब्रिक्स कंट्रीज। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आई थिंक फिर शंघाई में है। ठीक है। पर्पस क्या है, इट इज़ ए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक फॉर क्या कहते हैं मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर क्या कहते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अब पानी पी लूँ। ठीक है। तो अब वही है, देखो, ब्रिक्स ने एक तो पे क्या कहते हैं बैंक बनाया। ठीक है। क्या कहते हैं आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में बनाया। हेडक्वार्टर इसका शंघाई में है, और अल्जीरिया इसका नाइन्थ मेंबर बन चुका है। ठीक है। ये आपका बेसिकली बनाया गया था कि ये एक तरह से आपका वर्ल्ड बैंक को चैलेंज कर सके। और ये आपका क्या करता है, ये वही है कंट्रीज़ को लोन देना, उनके आपके क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए या किसी और काम के लिए उनको फिर लोन देना। ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं कौन कितना आपका वो किया है, कंट्रीब्यूट किया है। आउट ऑफ द इनिशियल ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ $100 बिलियन, ऑल 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैव एन इक्वल शेयर ऑफ टोटलिंग $50 बिलियन। ठीक है। तो ऑल 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैव एन इक्वल शेयर ऑफ $50 बिलियन। तो ये हमारे इंडिया के पास भी वहाँ पे $50 बिलियन का शेयर है। ठीक है। उसके बाद कंबाइंड, अच्छा, वहाँ पे वोटिंग पावर ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स इज़ वहाँ पे 55% है। ठीक है। अच्छा, कुछ और वहाँ पे जैसे कुछ और बैंक्स हैं, मतलब ये आपका क्या कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक को छोड़ के, जैसे एक है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये कहाँ पे है, मनीला में है, फिलीपींस में। ठीक है। इसके फिर कितने मेंबर्स हैं, फिर 69 मेंबर्स हैं। और क्या कहते हैं इंडिया भी एक मेंबर है। तो ये बेसिकली क्या करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल इंटीग्रेशन अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है। तो सेम काम कर रहा है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है एक, ये कहाँ पे है, आपका फिर बीजिंग में है, चाइना में। ठीक है। तो ये क्या करता है,
ये फाइनेंस करता है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्राइमरीली इन एशिया। ठीक है, और इसके 110 मेंबर्स हैं और इंडिया भी एक मेंबर है। फिर है कि क्या कहते हैं, फिर आपका एक है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। कहाँ पे है ये? कोटे डी आइवरी का कोई कैपिटल है, एबिद जान, वहाँ पे है। तो पॉवर्टी रिडक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस अफ्रीका। ठीक है, तो वहाँ भी क्या कहते हैं, इंडिया मेंबर है। ठीक है, तो ये आपको सारा पता होना चाहिए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये फिर पता होना चाहिए। ठीक है, ये फिर पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फिर एक कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो वही है आपका, फिर जनरल बात है कि जैसे कि क्या होता है कि मतलब जो यहाँ के इंस्टीट्यूट, मतलब जो एशिया के कंट्रीज़ हैं, उसको इससे फ़ायदा होता है। यहाँ से आपका मतलब क्या कहते हैं, पैसे आसानी से मिल जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाना पड़ता। जैसे देखो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि एज ऑफ 2024 इंडिया हैज़ अराउंड 20 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सपोर्टेड बाय एनडीबी। ठीक है, ये भाई बड़ी बात है। उसके बाद बिल्डिंग ब्रिजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट गैप्स। तो वही है कि भाई क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह उतना पैसा देता नहीं है, तो यहाँ से फिर पैसा मिल जाता है। ठीक है, फिर प्रमोटिंग रीजनल इंटीग्रेशन एंड स्टेबिलिटी। तो मतलब अगर इंडिया मेंबर है क्या क्या कहते हैं एनडीबी का, और ये बाकी कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इससे क्या होता है, एक तरह से आपका फिर रीजनल इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, साउथ साउथ कोऑपरेशन बढ़ता है। ठीक है, साउथ साउथ कोऑपरेशन मतलब जो कंट्रीज़ आपका फिर एक तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। ठीक है, जैसे एक आता मतलब एक चीज़ होती है ग्लोबल नॉर्थ, और एक जो होती है ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ मतलब एग्जैक्टली वो कंट्रीज़ नहीं है जो कि फिर सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करें। ग्लोबल साउथ बेसिकली वो कंट्रीज़ हैं जो कि फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। जैसे अगर आप देखें तो फिर साउथ अमेरिका, ठीक है, पूरा साउथ अमेरिका आपके फिर ग्लोबल साउथ में आता है। ठीक है, आपका क्या कहते हैं अफ्रीका फिर ग्लोबल साउथ में आता है। ठीक है, मिडिल ईस्ट हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ये सब आपका फिर ग्लोबल साउथ में आता है। ठीक है, तो उनके बीच आपका फिर कॉपरेशन बढ़ता है, तो वही चीज़ है। फिर एक आपका है IAEA। क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इंडिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने कहा है IAEA को कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल पे फिर नज़र रखें। ठीक है, अब IAEA क्या है? तो ये इसका भी हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया पे वियना में है। 1957 में बना था। ठीक है, इसका मोटो क्या है? एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, इंडिया इज़ ए मेंबर। बस ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, ये बेसिकली वही होगा कि जो कंट्रीज़ के पास जो आपका न्यूक्लियर आर्सेनल है, उनको फिर मॉनिटर करे कि भाई कैसा चल रहा है क्या नहीं वगैरह। इसको फिर नोबेल पीस प्राइज मिला 2005 में। इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दो। IAE और NPT क्या है? तो IAE इज़ नॉट ए मेंबर फॉर ऑफ द NPT बट प्लेज ए की वेरिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द ट्रीटी। ठीक है, तो एक each non-nuclear state party to NPT to conclude a comprehensive safeguard with IAEA to enable IAEA to verify the fulfillment of the obligation। देखो क्या है ना, एक तो क्या कहते हैं NPT साइन हुआ था। ठीक है, ये आई थिंक 1960 के आसपास हुआ था, ये 1955 के आसपास हुआ था, जो भी है। तो NPT में ये कहा गया था कि आई थिंक 1960 के आसपास साइन हुआ था। तो इसमें भी ये कहा गया था कि जो कंट्रीज़ अभी तक न्यूक्लियर मतलब पावर्ड हैं, तो बस वही न्यूक्लियर पावर्ड रहेंगी, बाकी किसी और के पास न्यूक्लियर पावर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें तब तक सिर्फ यही कंट्रीज़ थी, आई थिंक 5 कंट्रीज़ थी। एक आपका USA, रशिया, चाइना
और आई थिंक एक दो और कंट्रीज थी, तो उनके पास न्यूक्लियर पावर आ गई थी, इंडिया के पास नहीं आई थी। तो इंडिया ने इस ट्रीटी पर साइन करने से मना कर दिया था। ठीक है। और जब इंडिया ने मना किया तो पाकिस्तान ने भी मना कर दिया। ठीक है। बाद में इंडिया और पाकिस्तान दोनों फिर न्यूक्लियर पावर नेशंस हो गए। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे फिर क्या कहते कहा जा रहा है कि ईच नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ठीक है, हर वो कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ठीक है, उसको एनपीटी को साइन करना है टू कंक्लूड ए कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट विद आईएईए। ठीक है। ताकि वहाँ पे आईएईए जो है उनके जो भी आपके फिर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जाके फिर मॉनिटर कर सके कि भाई आप ठीक से काम कर रहे हो कि नहीं, आपके फिर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में कोई फिर दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। यहाँ पे न्यूक्लियर से मेरा मतलब है कि वो आपके कहते हैं पावर जनरेशन के लिए। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ नहीं है भाई, पता नहीं क्यों पन्ना भरने के लिए फिर डाल देते हैं ये सब। ठीक है। देखो यहाँ पे, हाँ, क्या कहते देखो यहाँ पे क्या कहते हैं आपके एनपीटी का यहाँ पे फिर लिखा हुआ है। ठीक है। तो एनपीटी के बारे में क्या लिखा है, तो एनपीटी इज ए बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी हुज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड क्या कहते हैं आपका फिर वेपन्स टेक्नोलॉजी। इट केम इनटू फोर्स इन 1970 and so far 191 countries have joined or including all five recognized nuclear weapon states, मतलब चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। ठीक है। इंडिया, इसराइल एंड पाकिस्तान हैव नेवर ज्वाइंट। ठीक है, हैव नेवर ज्वाइंट। तो बेसिकली यही है। अब ये 1970 में ये आपका ट्रीटी ले आए थे और कहे थे कि भाई ये जो कंट्रीज है ना, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, तो बस इन्हीं के पास न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे, बाकी किसी के पास नहीं रहेंगे। ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हर कंट्री न्यूक्लियर वेपन ना बनाने लग जाए। तो इसको इंडिया ने नहीं साइन किया। ठीक है। उसके बाद इसराइल ने नहीं साइन किया और पाकिस्तान ने नहीं साइन किया। आज इन तीनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है। बाकी ये पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी और क्या कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। इसको अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितना बचा है? खत्म ही है। उसके बाद है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सैंक्शंस कमेटी। क्या है ये? इंडियन ऑफिशियल्स ब्रीफ द मॉनिटरिंग टीम ऑफ सैंक्शन कमेटी ऑन द एक्टिविटी। ठीक है। ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रंट। तो द रेजिस्टेंस फ्रंट क्या है? ये बेसिकली क्या होता है, जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें उसकी जिम्मेदारी पहले द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भी जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। माना जाता है कि ये फिर लश्कर तैयबा का ही एक विंग है। ठीक है। तो पहले टीआरएफ ने उसकी फिर जिम्मेदारी ली, बाद में उससे फिर मुकर गया था। बट इंडिया यही मानता है कि जो पहलगाम अटैक के पीछे यही क्या कहते हैं आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो एक है आपका 1267 सैंक्शंस कमेटी। तो इंडिया ने टीआरएफ के बारे में 1267 सैंक्शंस कमेटी को फिर बताया होगा ताकि वो इस ऑर्गेनाइजेशन पे सैंक्शन लगा सके। ठीक है। मतलब एक तरह से डिक्लेयर कर सके कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। देखो, इस कमेटी को अलकायदा सैंक्शन कमेटी भी कहते हैं। और कमेटी क्या डिसाइड करती है? ऑन सैंक्शंस एंड ट्रैवल बैन्स फॉर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंश्योर्स द एनफोर्समेंट ऑफ दीज मेजर्स। ठीक है। तो वही है, मतलब वो फिर डेजिग्नेट करती है कि ये फला ऑर्गेनाइजेशन टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, इंडिया फिर गया होगा आपका फिर टीआरएफ के बारे में फिर सबूत लेके इस कमेटी के सामने कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन को आप एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन फिर डिक्लेयर करिए। तो बस इस कमेटी का नाम पता होना ज़रूरी है कि क्या होती है। ठीक है। ये होती है और कमेटी डिसाइड्स ऑन सैंक्शन डेवलपमेंट्स ऑन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। ये हो गया। और इंडिया गए थे वहाँ पे वो टीआरएफ के बारे में बात करना है।
इंडियन ऑफिशियल्स गए थे टीआरएफ के बारे में बात करने। ये हो गया। फिर है आपका एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया हैज़ फॉर्मली एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये 1961 में बनी थी। इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन कंप्राइजिंग 21 इकोनॉमीज ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। कोई आपका प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका चेयरमैन इंडिया बना है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के ऊपर बात होगी इन एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, तो मैं उसको नहीं लिखूँगा। चलिए, ये इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। आई थिंक 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो भी हो गया, ठीक है। ओके, आई होप आपको कुछ सही लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पे कितने पन्ने हो गए। आई थिंक अगर हम देखें तो कितने पन्ने हो गए कवर हमारे। देखिए 23 पेजेस हो गए। और अगर मैं अपने नोट्स आपको दिखाऊं तो देखिए कितने। ये पहले पॉलिटी डिस्कस किए थे। पॉलिटी यहाँ ख़त्म हुआ था। यहाँ से आईआर शुरू हुआ है। यहाँ से क्या कहते हैं, आईआर शुरू हुआ है। आईआर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये इतने में हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। कितने पन्ने हो गए, 1 2 3, ठीक है। तीन अभी तक ये 3 पन्ने हुए। ऐसे ही आप ये शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। और इससे आपका जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। ओके, बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताइए, शेयर करिए, ठीक है। ओके।